छत्तीसगढ़ के लोग मरने से नहीं डरते, न जेल जाने से। नक्सलियों ने इतना मारा है लोगों को, हमारे प्रथम पंक्ति सारे नेता थे। और यही शासन काल में हुआ तो हम लोग मरने भी था, न लड़ने से बात। और ये तो पहले भी भेज चुका, विनोद बाबू पहले भी घर में कल दिन भर बैठे थे, मुझे भी भेज के देख। रमन सिंह ने भेजा था, 15 साल की सरकार 15 सीटें सिमट गई। दूसरे की शौक है तो देख ले, ये जेल में जाने से डरते नहीं है। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी राज्य में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ईडी CBI की कार्यवाही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के खिलाफ लगा दी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करती हुई दिखाई दी है। आप अगर बिहार में देखेंगे तो RJD के खिलाफ ईडी CBI की कार्यवाही है। भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली में जाएंगे तो नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों के खिलाफ ईडी CBI की कार्यवाही लगा रखी है, सिर्फ घोटाले को लेकर। वहीं राहुल गांधी के करीबियों पर भी ये काम किया गया। वहीं राहुल गांधी पर ईडी CBI की कार्यवाही नहीं लगाई गई तो मोदी सरनेम मामले में मानहानि का केस दर्ज किया गया। वहीं रॉबर्ट वाड्रा की बात कही जाए, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, उनके खिलाफ भी ईडी CBI की कार्यवाही कई साल पहले लगाई जा चुकी है और अभी भी इसी मामले में वो फंसे हुए हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में बात कही जाए तो छत्तीसगढ़ में चुनाव है, चुनाव में उन्हें जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ा खेल खेलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर खुलासा यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक CD घोटाला मामला है, जिस CD घोटाले में कई भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी लगाए और इसी मामले को तूल देते हुए भूपेश बघेल को फिर से घेरने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर वो चुनाव ना जीत पाए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाए। ऐसे में आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री के करीबी के हैं वहाँ पर छापा भी पड़ा है। इसमें CM के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के OSD और कारोबारियों के यहाँ पर ईडी ने दबिश की, कई घंटों की छानबीन की गई, पूछताछ भी की गई और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो कोई सबूत नहीं मिलते हैं। इसी को लेकर भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और IT ने रेड डाला, जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया। और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि होलोग्राम, नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया।
और कहा गया कि 2168 करोड़ के घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई, जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास वो भी पैतृक संपत्ति और 2018 से पहले अर्जित की गई आय उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। एफआईआर दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है लेकिन संपत्ति 150 करोड़ वो बता नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण, अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी पैडी में भी स्कैम हुआ, सारे राइस मिल में छापा डाले गए आईटी के द्वारा। अब ईडी सीरीज घुसेगी। तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया। अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में पड़ा हुआ है और सड़ गया। छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग गया, सूख गया और सड़ गया। वो सारे नुकसान हमने बचाए, उनको हो गई परेशानी, अब उसमें घुसे हुए। अभी डीएमएफ में भी मज़ेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई ईसीआईआर के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं। उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन की रजिस्ट्री इन 3-4 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं, चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं, और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते। फिर वो राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम किस पार्टी से हो, तुम कितने सीट जीतने वाले हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। वो सारे राजनीतिक सवाल भी पूछना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें ईसीआईआर नंबर नहीं है और उनके घरों में ये लोग पहुंच के प्रताड़ित करने, बदनाम करने की कोशिश। अभी जब हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे पत्रकार साथी वहाँ गए भी थे और ईडी के अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ बिना ईसीआईआर नंबर के वहाँ पहुँच गए, जो कि ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो तो जो वेंडर है उसके यहाँ पहुँच गए। अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुँच गए, मेरे जो ओएसडी है, जो
चूँकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में OSD नियुक्त करते हैं, जो किसी की बीमारी का, किसी का और कुछ काम है जो दैनंदिनी आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते, तो वो सारे काम वो लोग करते हैं। उसके घर में पहुंच गए, मिला कुछ नहीं, दिन भर बिठा के रखे। इसका मतलब ये है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहले सीबीआई ने आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी घुसी, अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं कि इसमें अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3-3.5 साल जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक लगाने के बाद नोएडा में FIR भी होता है, और उसके बाद साथ ही वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। इसका मतलब ये है कि आईटी और ईडी दोनों अक्षम है और नकारा है। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अब सीबीआई जांच उन्हीं केसों में। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए। एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं यहाँ से, 2-2 बार गए, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाते हैं, वहीं रात रुकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं और चले आते हैं। तो कुल मिला के है कि आप प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप ईडी और आईटी के माध्यम से लोगों को डरा के, धमका के, उसके कार्य को बाधित करके उसको प्रताड़ित करें। और ईडी जो है वो कितने लोगों को मारपीट कर रहे हैं, कितने लोगों को धमका रहे हैं, आप इस पेपर में दस्तखत करो नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। रात भर मतलब 40-40, 45-45 घंटा लोगों को सोने नहीं दिए। रात को 10-11 बजे के बाद आपको पूछताछ करने का अधिकार नहीं, लेकिन यदि आप ईडी ऑफिस के आप फुटेज निकालेंगे तो सारे जो पूछताछ है वो 11 बजे के बाद शुरू होती है। अमानवीय तरीके से निरंकुश हो चुके हैं जितने ये लोग संशोधन किए, तो बेतहासा उनको अधिकार मिला हुआ है। और जमानत तो किसी को होना नहीं है, 8-15 दिन, हफ्ते, महीने, दिन की बात नहीं, आप सालों पड़े रहिए, कोई जमानत उमानत होना नहीं। तो डर यही है, डर ये बताते हैं कि आप, हम जो कह रहे हैं, उस जो पेपर लिख के लाए हैं उसमें दस्तखत करो, हस्ताक्षर करो, और नहीं तो आप जेल जाओगे और जेल जाने के बाद आपको जमानत नहीं मिलेगी। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में है। और इतने कम से कम उस छोटे से राज्य में 200 से अधिक आईटी और ईडी डीआरआई करके छापे पड़ चुके हैं। तो आज पूरे भय का माहौल है। केंद्र सरकार खुद इस प्रकार से काम करवा रही है। संजय मिश्रा जी के बारे में जानते ही हैं, उनको टास्क मिला हुआ है 15 सितंबर तक के। अभी तक कल 23 अगस्त था, अभी तो 15-20 दिन और बचे हैं। तो जितना वो उनको आतंक फैलाना है वो पूरी ताकत के साथ करेंगे। जिस तरीके से भूपेश बघेल को आपने सुना, उसके बाद यही बात यहाँ पर सामने आ रही है कि चुनाव जीतना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कभी ईवीएम में घोटाले पाए जाते हैं, तो कभी मानहानि का केस दर्ज होता है, तो कभी यहाँ पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही लगवाई जाती है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो मणिपुर में तो परेशान है ही, मणिपुर में तो गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन और राज्य में बात कही जाए तो वहाँ भी मुश्किलों में भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि कर्नाटक में भी यही कोशिश की गई। कर्नाटक में राहुल गांधी के खिलाफ
खिलाफ, पूरी कांग्रेस के खिलाफ ये कहा गया कि अगर आपको देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। लेकिन वहां पर बहुमत के साथ जीत होती है कांग्रेस की और कांग्रेस डबल इंजन की सरकार को हराने में कामयाब होती है। वहीं राजस्थान, वहीं मध्य प्रदेश में बात यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी करते हुए भी नजर आते हैं कि फिर से हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हमारी सरकार बहुमत के साथ जीतेगी। और वही दावा भूपेश बघेल अब छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी ईडी सीबीआई की कार्यवाही लगवा ले, हम यहाँ पर हारने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले भी नहीं हैं। आप हमें चाहे जान से मारने की कोशिश कर ले, लेकिन ये सच सबके सामने आ जाएगा कि आखिरकार कौन किसकी पार्टी के खिलाफ कदम उठा रहा है और कौन सी पार्टी छत्तीसगढ़ में जीतती हुई नजर आएगी। अब आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।